गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं विज्ञान पाठ 10 की 5वीं वीडियो में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, चौथी वीडियो में हमने प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाना तथा अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाने की दो स्थितियां हैं जो वो हमने डिस्कस कर ली थी। आशा है वो आपको अच्छे से समझ में आई है। तो बच्चों, ये 3 टॉपिक मैंने आपको घर से करने के लिए दिए थे। आशा है आपने इनको करने की कोशिश की होगी। इसके किरण आरेख आपने बनाए होंगे। तो अब हम यहाँ से अपने टॉपिक को आगे दोबारा शुरू करते हैं कि जब वस्तु को हम सी पर रखते हैं तो वही नियम था अपना। क्या नियम था कि हमने क्या करना है, 5 लाइन है जो अपनी पेपर में मिलेंगी या कॉपी के अंदर आपकी 5 लाइनें हैं ऐसे। तो 5 लाइनों में बीच वाली लाइन को मुख्य अक्ष बनाना है अपने। तो मुख्य अक्ष हो गया अपना, दैट इज एक्स वाई। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, समान दूरी पर 5 निशान लगाते हो। तो 3 निशान भी बहुत होते हैं, 3 निशान से भी काम चल जाता है दर्पण में। उत्तल लेंस में 5 निशान जरूर लगाने पड़ेंगे। तो फिर भी हम यहाँ पे 5 निशान की ही आदत डाल देते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमारा निशान है ये वक्रता केंद्र है सी, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है एफ, और ये हमारा क्या है, ध्रुव पी है। अब हम वक्रता केंद्र पर प्रकार रखते हैं। सी तक की प्रकार खोलकर हम क्या है, ऐसे चाप लगाते हैं और ये चाप हमारी क्या है, ये अपना दर्पण बन गया। यहाँ पर चाप अच्छे से लगानी है, यदि आप इधर उधर करोगे तो इमेज थोड़ा इधर उधर हो जाएगा जो कि गलत होगा। तो अब हम क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी पर, यानी कि सी के बिल्कुल ऊपर रखते हैं। तो ये अपना सी के ऊपर मैंने वस्तु को रख दिया। सी पॉइंट यानी कि वक्रता केंद्र के ऊपर वस्तु को रख दिया मैंने। अब देखते हैं कहाँ जाती है इमेज, कैसी प्रकृति होती है इमेज की। तो एक लाइन क्या होती है, एक्स वाई के समांतर ले जाओ। एक्स वाई के समांतर ये किरण हो गई, हमेशा खींचनी है ये। तो टकराने के बाद कहाँ से गुजरेगी, पहला नियम था कि जो समांतर आती है वो टकराने के बाद ऐप से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है, वो ऐप से गुजरती है। तो ये ऐप से मैंने गुजार दी। उसके बाद दूसरे प्रकाश की किरण, सिर्फ इस केस में क्या करना, जब सी पर रखते हैं तो सी से हम नहीं गुजार सकते किसी भी तरह से, तो हम क्या करते हैं, इसमें ऐप से गुजार देते हैं। तो दूसरा नियम था कि जब कोई प्रकाश की किरण ऐप से गुजरती है तो टकराने के बाद क्या है, वो समांतर हो जाती है। क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, ये दोनों किरणें क्या है, यहीं पर काटती हैं। कहाँ पर, सी पर ही इमेज बनाती हैं। तो यहाँ पर इमेज से हम देखते हैं क्या क्या बात क्लियर होती है। पहली बात तो इमेज उल्टा बन गया, यहाँ पे उल्टा है तो वास्तविक है ही है, वास्तविक बन गया। उल्टा है, वास्तविक है। आकार देखो भाई, एक लाइन यहाँ थी, ये भी क्या है, सेम है। तो आकार इन दोनों का क्या है, सेम बनता है, इनके समान आकार है, समान आकार का बनता है प्रतिबिंब। और सबसे खास बात क्या है कि प्रतिबिंब सी पर वस्तु रखी थी और प्रतिबिंब भी क्या है, सी के ऊपर ही बनता है, सी पर ही बनता है। तो अपना मिलाकर देखो बेटे, जो घर से अपने आप किया होगा आपने, बिल्कुल सेम ऐसा बनेगा इसका चित्र। उसके बाद हम क्या करते हैं, वस्तु को कहाँ रखते हैं, सी तथा एफ के बीच में रखते हैं। कहाँ पर रखते हैं, सी तथा एफ के बीच में रखते हैं। तो ये अपनी 5 लाइनें हैं। ये अपना क्या है, बीच वाली लाइन, ये हमने मुख्य अक्ष एक्स वाई बना लिया। तो 5 समान दूरी पर निशान, या 3 लगा दो, 3 से भी काम चल जाएगा। सी एफ पी, सी एफ पी। अब प्रकार खोल दो और यहाँ पर चाप लगाओ आप। ये अपना दर्पण बन गया यहाँ पे एम। तो वस्तु को कहाँ रखना है, सी तथा एफ के बीच में रखना है। ये वस्तु को मैंने सी तथा एफ के बीच में रख दिया, सी तथा एफ के बीच में रख दिया। तो उसी तरह बेटे जैसे पहले बनाया था, एक प्रकाश की किरण यहाँ से टकराती है और टकराने के बाद कहाँ से गुजर जाती है, वो एफ से गुजर जाती है। अच्छा, यहाँ पर बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो या तो आप सी से गुजार सकते हो, लेकिन यहाँ पर दर्पण को आपने थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो सी से गुजार के सी से गुजार दो, तब भी
अपना आंसर सही आएगा। या आप इसका दूसरा तरीका भी है कि इसको एफ से गुजार दो, कि जो एफ से गुजरेगी वो परावर्तन के बाद क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो ये दोनों किरणें कहाँ पर टकराती है अपनी, ये दोनों किरणें कहाँ टकराती है, दोनों किरणें अपनी सी से परे टकराती है। तो इमेज कहाँ बना, सी, देखो ये सी यहाँ पर था, सी से इधर बन गया, सी से परे। देखो बेटे उल्टा भी है, ये उल्टा है तो वास्तविक होता ही है, उल्टा है तो वास्तविक है। और क्या है इसमें, एक और खास बात है कि यहाँ पे देखो आकार छोटा है और यहाँ पे आकार क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो मैंने बताया था कि सी से उधर जाओगे आप तो आकार आपका बड़ा होता रहेगा। तो आकार कैसा बन गया, इसका बड़ा बन गया। तो ये 4 खास बात है अपनी, कब है, जब वस्तु को हमने कहाँ पर रखा, सी तथा एफ के बीच हमने वस्तु को रखा था यहाँ पर। अब हम अगले पोजीशन के लिए इमेज बनाते हैं। तो क्या है अपनी पोजीशन कि अपने पास मुख्य अक्ष है, तो उसी तरह एक लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन, 2 लाइन, ये 5 लाइन हमने कॉपी में दी थी। ये अपना एक्स वाई है, तो हम यहाँ पर 3 निशान लगाते हैं। दर्पण में 3 निशान से काम अपना चल जाता है, तो थोड़ा दूरी पे लगाता हूँ ताकि थोड़ा साफ इमेज अपना बने। तो एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पे आप लगा दो यहाँ पर। और ये इधर वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेंस में जरूरत पड़ती है इसकी। तो ये हो गया अपना वक्रता केंद्र सी, ये हो गया एफ और ये हो गया पी। अब सी पर प्रकार रखकर सी पी त्रिज्या की एक चाप लगानी है। ये अपना क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो हमने वस्तु को कहाँ पर रखना है, एफ के बिल्कुल ऊपर रखना है। तो मुख्य फोकस के ऊपर रख दिया मैंने ये वस्तु को, एफ के बिल्कुल ऊपर रख दिया। तो अब देखते हैं, तो एक प्रकाश की किरण, तो वही तरीका समांतर तो सब में लगानी है एक किरण, कि जो प्रकाश की किरण यहाँ से समांतर जाती है वो टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, वो टकराने के बाद एफ से गुजरती है। यानी कि जो समांतर किरण जाती है वो टकराने के बाद एफ से गुजरती है। ये सब में बनाना है आपने। अब दूसरी प्रकाश की किरण क्या करोगे आप, 3 तरीके हैं इसको बनाने के अपने पास। पहला तरीका क्या है कि सी से गुजार लो। दूसरा तरीका क्या है, पी पर टकरा दो। पी पर क्या होता है, जब भी कोई किरण ध्रुव पर टकराती है, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण ध्रुव पर टकराती है, तो टकराने के बाद जो आपतन कोण यहाँ बनता है वही परावर्तन कोण यहाँ पे बनेगा। तो ऐसे प्रकाश की किरण क्या है, दोनों चली जाएंगी और ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी। और इसका दूसरा तरीका होता है अपने पास कि यदि आपने पी पे नहीं टकरानी, तो दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप सी से गुजार दो। तो सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण भी क्या है, इनके यहाँ से प्रकाश की किरण टकराती है, तो टकराने के बाद जब सी से गुजरती हुई टकराती है तो सी से गुजरती हुई परावर्तित होती है। तो परावर्तन के बाद वो कभी नहीं मिलती, यानी कि अनंत पर मिलती है। तो अनंत पर मिलती है तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है। दूसरी बात क्या है, उल्टा बनता है। देखो भाई ये मुख्य अक्ष से नीचे है प्रतिबिंब, तो उल्टा बनता है। उसके बाद कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। और आकार क्या हो जाता है, आकार क्या, बहुत बड़ा, अपरिमित रूप से बहुत बड़ा बन जाता है, बहुत बड़ा। तो इसको बनाने के 2 तरीके हैं आपके पास। दोनों तरीकों में से आप जो मर्जी पेपर में बना सकते हैं, दोनों ही सही हैं आपके। तो पहला क्या है कि आप एफ से गुजारते हो तो एक सी से गुजार के यहाँ से सी से ही गुजार दो। तो ये वाला तरीका पीछे वाले तरीकों की तरह है, इसलिए आपको गलती होने की कोई चांस नहीं है यहाँ पर। उसके बाद हम अगला शुरू करते हैं। अगला क्या है, छठी पोजीशन है अपनी ये वाली। तो इसमें आकार तो उधर क्या है, बड़ा ही है अपना, आकार तो इधर भी बड़ा ही बनेगा अपना, क्योंकि जब सी से उधर उधर जाते हैं तो आकार हमेशा बड़ा बनता है। तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखो आप, ये एक खास इमेज है अपना, क्योंकि छठी प्रकार इसको मैंने अलग कॉलम में दिखाया है। तो अपना ध्रुव है,
समान दूरी पर ये अपना एफ है और इससे समान दूरी पर ये अपना क्या है, वक्रता केंद्र सी है। अब मैंने वस्तु को कहाँ रखा, एफ तथा पी के बीच, एफ तथा पी के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया यहाँ पर वस्तु को। तो वही तरीका बेटे क्या करना है, एक प्रकाश की किरण यहाँ से दर्पण पर टकराती है और टकराने के बाद कहाँ से गुजरती है, वो एफ से गुजरती है। तो ये तो अपना नियम पक्का बना लो कि एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है और वो एफ से गुजर जाती है। ये अपना एफ था यहाँ पर। दूसरी किरण वही नियम है अपना, क्या नियम है, या तो आप पी से टकरा के यहाँ ले जाओ, इसके समान कोण बनाना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि कोण हम बना नहीं सकते, कोण बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो इसलिए हम दूसरा क्या तरीका करेंगे, इसका नॉर्मल बना दो पहले, यहाँ से गुजरता हुआ सी से मिलता हुआ ये इसका क्या है, अभिलंब बन गया। तो एक प्रकाश की किरण जब अभिलंब पर टकराती है, यानी कि जीरो कोण पर टकराती है, तो परावर्तन के बाद सी से गुजर जाती है। तो हम देखते हैं कि किरणों के बीच फासला है जो वो बढ़ता बढ़ता चला जाता है और किरणें वास्तव में कभी नहीं मिलती, लेकिन यदि हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ऐसे हमें ये क्या है, पीछे की तरफ इस पॉइंट के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर छठी पोजीशन में इमेज हमारा क्या बन गया, यानी कि दर्पण के पीछे बन गया, दर्पण के पीछे, जैसे समतल दर्पण में बना था पीछे बन गया, बड़ा बन गया। आकार में देखो भाई ये वस्तु अपनी यहाँ थी, आकार यहाँ पे बड़ा हो गया, आभासी बन गया भाई, क्योंकि मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो प्रतिबिंब क्या हो गया अपना, आभासी हो गया। उसके बाद क्या है, आकार इसका बड़ा है, आभासी है। जो आभासी है इसका मतलब वो सीधा तो है ही है, सीधा भी बन गया। और कहाँ बन गया वो, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बन गया। तो ये अपनी छठी पोजीशन थी, क्या थी यार, एफ पी के बीच। यदि वस्तु को हम एफ तथा पी के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब अपना क्या है, पी से उधर यानी कि दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो ये अपने प्रतिबिंब थे अवतल दर्पण के बने प्रतिबिंब। अब हम बनाते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण देखा होगा आपने, गाड़ियों पे लगा होता है, चौक काफी कम है अपने पास। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में याद रखना है प्रतिबिंब हमेशा ही सीधे बनते हैं। तो इसकी जो टेबल है, इस टेबल में सिर्फ दो पोजीशन आपने लेनी है, एक तो वस्तु को अनंत पर रखना है और एक वस्तु को सी मतलब कि पी और कहीं भी रख लो आप। दूसरी पोजीशन क्या है, कहीं पर भी रख लो, अनंत को छोड़कर कहीं पर भी आप वस्तु को रख लो। तो दोनों के इमेज हम बनाते हैं, देखो ध्यान से। ये मुख्य अक्ष है, तो हमने क्या है 5 लाइन उसी तरह लगानी है। तो उत्तल दर्पण है तो सी इधर है, एफ इधर है, पी इधर है। तो यहां से हमने क्या है, ये दर्पण को पूरा किया, ये अपना उत्तल दर्पण बन गया क्योंकि ये भरा हुआ है इसका परावर्तक सतह। तो जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें देखो भाई यहाँ से टकराएगी, अभिलंब यहाँ पर है। अभिलंब क्या होता है, सी के साथ अभिलंब होता है हमेशा। तो जिस कोण पे वो टकराती है उसी कोण पे परावर्तन हो जाएगा उसका इधर, और ये हमें ऐसा लगेगा कि ये एफ से आ रही है, एफ से मतलब कि यहाँ से परावर्तित होके। दोबारा देखो इसको एक बार, जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, वो एफ से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये अपनी एफ से गुजरती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर। उसके बाद दूसरी प्रकाश की किरण नीचे से लेके आते हैं हम, क्योंकि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी क्या है एफ से गुजरती हुई प्रतीत होगी और इधर परावर्तित हो जाएगी। तो परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणें जो है वो हमें एफ पर मिलती नहीं है, बल्कि क्या है मिलती हुई प्रतीत होती है। तो कहाँ पर बनता है, एफ पर बनता है और बिंदु आकार का बनता है, सीधा बनता है
और आभासी बनता है, क्योंकि आभासी है तो सीधा है ही है। तो प्रतिबिंब कैसा बन गया? सीधा, आभासी और बिंदु के आकार का बन गया। ठीक है। अब दूसरा जो है, चाहे वस्तु को कहीं पर भी रख लो आप, सी एफ पी एफ, कोई चक्कर नहीं है, चाहे वस्तु को कहां पर भी रखो। तो एक बार दोबारा देखो, कितनी लाइन बनानी है? 5, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अपना क्या है? सी है, ये एफ है, ये पी है। तो यदि यहाँ से चाप लगाएं तो दर्पण इधर पूरा होगा अपना, तो दर्पण है ये। तो वस्तु को कहीं, चलो सबसे पहले एक तरीका और बताता हूं मैं। वस्तु को हमने यहाँ पर रख दिया, कहीं भी रख दो वस्तु को, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। P के बाद इधर कहीं पर भी रख दो आप वस्तु को, तो यहाँ से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद F से आती हुई प्रतीत होती है। कहाँ से? F से आती हुई प्रतीत होती है, आती नहीं है, आती हुई प्रतीत होती है। तो दूसरी बात क्या करनी है, जिस पॉइंट पे वो स्ट्राइक करती है, यहाँ पे नॉर्मल पूरा कर लो आप। ये नॉर्मल हमने बना दिया यहाँ पर, अभिलंब हमने बना लिया। अब दूसरी जो प्रकाश की किरण है, दूसरी प्रकाश की किरण क्या करेगी? सी से गुजार दो आप। किससे गुजारते हैं? सी से गुजारते हैं। स्केल नहीं है, थोड़ी दिक्कत आएगी बनाने में, फिर भी कोशिश करते हैं कि इसको सी से गुजारें। ये गुजरती हुई प्रतीत होगी इधर से। तो ये दोनों किरणें क्या है? जो सी से गुजरती है, तो यहाँ पे जीरो का कोण बनाएगी। यहाँ पे अभिलंब यदि हम बनाते हैं तो जीरो का कोण होता है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये इधर वापस आ जाएगी, और ये प्रकाश की किरणें हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर मिल रही है। तो आकार क्या बन गया? देखो, यहाँ आकार बड़ा था, यहाँ पे आकार क्या बन गया? छोटा बन गया। दर्पण के पीछे बनता है इमेज, और क्या है? सीधा बनता है और आभासी बनता है। तो इसमें आपने याद रखना है कि वस्तु को अनंत तथा पी के बीच में कहीं पर भी रख लो, अनंत तथा पी के बीच में कहीं पर भी रख लो, तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि F से यहाँ से एक लाइन तो जरूर गुजरेगी, तो इमेज F से इधर ही बनेगा। तो इसका मतलब P तथा F के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा? P तथा F के बीच में बनेगा। चलो एक बार दोबारा देखते हैं, कितनी लाइन खींचनी है? 5 समान दूरी पर ये हमने चाप लगाई हैं। यहाँ से एक चाप लगाते हुए दर्पण बनाया, तो हमने वस्तु को अब की बार इधर रख दिया। कहाँ पर रखा? मतलब कि अनंत और पी के बीच में कहीं भी रख लो आप, तो यहाँ से प्रकाश की किरण टकरा के ऐसा लगेगा कि वो F से आ रही है। परावर्तन के बाद ऐसा लगेगा कि वो F से आ रही है। दूसरी प्रकाश की किरण को आप C से टकरा दो, तो जो प्रकाश की किरण C से टकराएगी, तो परावर्तन के बाद भी वो इधर चली जाएगी। तो ये दोनों परावर्तित किरणें ऐसा लगेगा कि वो इस पॉइंट पर मिल रही हैं। तो इमेज कैसा बन गया? सीधा बन गया, और ये मिलती नहीं है बल्कि दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए आभासी है। सीधा है, आभासी है। आकार में देखो, ये बड़ा था, ये छोटा था, तो यानी कि क्या बनता है? हमेशा सीधा, आभासी और छोटा। यहाँ पे बिंदु आकार का था, यहाँ पे छोटा, यहाँ बिंदु आकार था, यहाँ पे छोटा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, पी तथा एफ के बीच में बनेगा। तो इसमें 2 ही पोजीशन है अपने पास, सिर्फ आपने अच्छी तरह से इनको याद रखना है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है, गोलीय दर्पण चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण चिन्ह परिपाटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब भी करोगे तो इसके बगैर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। तो गोलीय दर्पण क्या है अपने पास? चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आपने 4 बातें हमेशा याद रखनी है। नंबर 1 क्या है? वस्तु
मुख्य अक्ष की सारी दूरी, मतलब सारी दूरियां जो है वो ध्रुव से मापी जाती है। ये ध्रुव P है अपना, तो दूरी इधर हो या इधर हो, तो वस्तु की, जैसे अपने वस्तु यहाँ पे रख दी, तो ये वस्तु की दूरी है अपनी, तो ये दूरी किससे मापते हैं? P से। तो पहली बात क्या है? दूरियां हमेशा ध्रुव यानी कि P से मापते हैं, और दूसरी बात क्या है? ऊंचाई जो है, ऊंचाई इधर हो या ऊंचाई नीचे की तरफ हो, ऊंचाई ऊपर हो या ऊंचाई नीचे हो। तो दूसरी बात क्या है? ऊंचाई हमेशा मुख्य अक्ष XY से मापते हैं। मुख्य अक्ष का मतलब क्या है? XY से मापते हैं। और तीसरा नियम है, जैसे हम रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, अभिकारकों को इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, उसी तरह जो बिंब है, बिंब यानी कि वस्तु, बिंब या इसको क्या कहते हैं? वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखते हैं। किधर रखते हैं? बाईं ओर। तो तीसरा नियम क्या है? वस्तु यानी कि बिंब हमेशा किधर रखते हैं? बाईं ओर। प्रतिबिंब कहीं भी बने चाहे, किधर रखते हैं ये? बाईं ओर। बाईं का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि वस्तु को हमेशा ध्रुव के लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हमेशा। प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, प्रतिबिंब इधर भी बन सकता है, उसका कोई चक्कर नहीं है। आपने सिर्फ ये याद रखना क्या है कि वस्तु को हमेशा किधर रखते हैं? ध्रुव से बाईं ओर रखते हैं। उसके बाद है चौथा नियम है अपना, जैसे यहां पर हमने वस्तु को रखा, तो यहां से प्रकाश किधर आएगा? इधर, ठीक है। तो प्रकाश किरण की दिशा में जितनी भी दूरियां हैं, यानी कि ध्रुव P हो गया, P से इधर वाली जो भी दूरियां हैं वो हमेशा धनात्मक होती है, और यदि उल्टी दिशा में दूरी मापनी है तो वो ऋणात्मक होती है। तो क्या लिखना है? किरण, बल्कि आपतित किरण बोलो आप, किरण की दिशा में दूरियां क्या होती है? दिशा का मतलब ध्रुव से इधर धनात्मक तथा विपरीत दिशा में ऋणात्मक होती है। क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। इनकी दूरी यदि आप, ये P है, P से आप देखो कि प्रकाश की किरण किधर आ रही है? इधर आ रही है। तो इनके P से इधर वाली सारी दूरियां जो राइट हैंड साइड में दूरियां हैं वो क्या होती है? धनात्मक। और जो P से उल्टी साइड में यदि आप मापते हो, क्योंकि किरण अपने इधर आ रही है, यहाँ पे आपतित किरण, तो यदि P से इधर मापोगे, यानी कि किरण की दिशा इधर है, माप रहे हो इधर, तो इसका मतलब वो नेगेटिव लेनी है आपने। उसी तरह ऊंचाई है, तो पांचवा नियम क्या है? XY के ऊपर ऊंचाइयां क्या होती हैं? धनात्मक, तथा नीचे क्या होती है? ऋणात्मक। जैसे अपने पास यहाँ पे है ये, तो इसको हम क्या लिखेंगे? +2 सेंटीमीटर। और यदि ये नीचे है तो इसको क्या लिखेंगे? -2 सेंटीमीटर। तो यानी कि H है जो, यदि मुख्य अक्ष के ऊपर मापते हैं तो पॉजिटिव, और यदि नीचे मापते हैं तो नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक लेते हैं।
तो एक बार दोबारा देखो, ये अपना दर्पण है। तो पहला नियम क्या था, सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं, चाहे इधर हो या इधर हो। सभी ऊंचाइयां एक्स वाई से मापते हैं, चाहे ऊपर हो या नीचे। किरण की दिशा में पॉजिटिव और किरण के विपरीत नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे नेगेटिव। तो इस तरह क्या है, ये हम अपने क्या है गोलीय दर्पण में चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं ताकि अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छी तरह से निकल जाए। अब उसके बाद अगला टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है अपना, क्या है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। इसको निकालना आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ परिभाषित करना है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु मतलब बिंब, वस्तु की दूरी को हमेशा u कहते हैं, u, वस्तु की दूरी u, कोमा प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या कहते हैं, v कहते हैं। तथा दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी में संबंध, ये खास बात है, में संबंध दर्पण सूत्र कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। तो जैसे अपने पास है, ये दर्पण सूत्र होता है, याद रखना है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। यानी कि इसमें क्या होता है, प्लस का अपना साइन होता है। तो दर्पण सूत्र क्या हो गया, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। चलो vu लिख लो या uv लिख लो, क्योंकि प्लस है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/v प्लस 1/u। तो आशा है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। इस सूत्र से हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल होंगे अपने। उसके बाद है भाई अपना परावर्तन का लास्ट टॉपिक है आवर्धन। दर्पण में हो या लेंस में हो, आवर्धन का मतलब क्या है कि अपना दर्पण किसी वस्तु को कितनी बड़ी बनाता है या कितनी छोटी बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब मैंने वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आवर्धन। इनके मैग्निफिकेशन, इसको m द्वारा दिखते हैं। इनके प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, अनुपात में भाग को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आवर्धन किसके बराबर है, अपना आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई या आकार कह लो इसको आप, प्रतिबिंब का आकार भी बोल सकते हो, डिवाइड में, भाग में, वस्तु या बिंब बोल लो आप, वस्तु की ऊंचाई, या इसको आप क्या कह सकते हो, आकार भी कह सकते हो। या दूसरे शब्दों में यदि हम देखें तो m है जो किसके बराबर हो गया, अपना
एच डैश यदि ये अपना दर्पण है, ये हमारी एच थी और ये हमारी क्या बन गई, चलो यहीं पे कहीं भी बना दो, ये एच डैश बन गई। तो एच डैश को एच से भाग कर दो आप, एच डैश बाय एच, या इसको हम माइनस वी बाय यू भी कहते हैं। तो ये अपना क्या होता है, आवर्धन का सूत्र होता है। इसका स्वाद आ जाता है कई बार, जो मैं आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा था कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के किरण आरेख कैसे बनाते हैं, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रतिबिंब का प्रकार कैसे बताते हैं। उसके बाद हमने किया था दर्पण सूत्र, और उसके बाद क्या है अपना